बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम इन लेक्चर नंबर 4 ऑफ चैप्टर 25 मैन एंड हिज एनवायरनमेंट। मैन एंड हिज एनवायरनमेंट के हवाले से हमने लास्ट लेक्चर में इकोलॉजी का सक्सेशन का टॉपिक डिस्कस किया था, और अब तक जो हमने टॉपिक डिस्कस किए वो इन जनरल ओवरऑल इन्वायरमेंट से मुताल्लिक थे। अगरचे हम टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं मैन एंड हिज इन्वायरमेंट, लेकिन ह्यूमन जिस इन्वायरमेंट में रह रहा है वहाँ पर दूसरे लिविंग बींग्स के साथ किस तरह का इंटरेक्शन है ये भी जानना ज़रूरी था। तो अब तक हमने जितने भी टॉपिक्स कवर किए हैं उसके अंदर हम दूसरे ऑर्गेनिजम्स के साथ ह्यूमन इंटरेक्शन और ओवरऑल इन्वायरमेंट में ह्यूमन इंटरेक्शन को ऑब्ज़र्व कर रहे थे। अब हम स्पेसिफिकली बात करेंगे ह्यूमन की, कि ह्यूमन इस इन्वायरमेंट के अंदर ख़ुद किस तरह से एक्ट कर रहा है और इसकी वजह से क्या इन्वायरमेंट पर इम्पैक्ट डेवलप हो रहा है, इस हवाले से बात करेंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है उसमें हमने बात करनी है पॉपुलेशन डायनेमिक्स के मुतालिक। पॉपुलेशन डायनेमिक्स, पॉपुलेशन डायनेमिक्स। पॉपुलेशन डायनेमिक्स क्या होता है कि एक पॉपुलेशन किस तरह से ओवर द पीरियड ऑफ टाइम उसके अंदर वेरिएशन आती है। इसको आप यूँ डिफाइन कर सकते हैं, द वे दैट द नंबर एंड द स्ट्रक्चर, द वे दैट द नंबर एंड स्ट्रक्चर of an animal population, structure of an animal population vary over time। वक्त के साथ साथ उसके अंदर वेरिएशंस डेवलप होती है ना, तो vary over time and the factors। जाहिर है कि ये वेरिएशन अगर आ रही है तो डेफिनेटली सम फैक्टर्स विल बी रिस्पॉन्सिबल, वेरी ओवर टाइम, एंड द फैक्टर्स which cause variation, which cause variations are generally referred to as population dynamics, are generally referred to as population dynamics। तो ये चीज़ पॉपुलेशन डायनेमिक्स कहलाते हैं। ठीक है, पॉपुलेशन डायनेमिक्स दरअसल ये लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म चेंजेस जो पॉपुलेशन के अंदर आ रही होती हैं उनकी एक किस्म की स्टडी को भी कहा जाता है। उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें जो उसको इन्फ्लुएंस कर रही होती हैं, लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म चेंजेस कॉज कर रही होती हैं, उन तमाम फैक्टर्स को भी इसी पॉपुलेशन डायनेमिक्स के अंदर स्टडी किया जाता है। बेसिकली पॉपुलेशन डायनेमिक्स इज़ एन एरिया ऑफ डेमोग्राफी। ये डेमोग्राफी का एक पार्ट है, दिस इज़ पार्ट ऑफ डेमोग्राफी। एंड व्हाट इज़ डेमोग्राफी? डेमोग्राफी इज़ द स्टडी ऑफ पॉपुलेशंस। डेमोग्राफी ये पॉपुलेशन की स्टडीज़ को कहा जाता है। तो ये पॉपुलेशन डायनेमिक्स भी डेमोग्राफी का एक पार्ट है, पॉपुलेशन की स्टडीज़ का एक पार्ट है। ठीक है, तो पॉपुलेशन डायनेमिक्स को कैसे डिफाइन किया जाता है? द वे दैट द नंबर एंड द स्ट्रक्चर ऑफ एन एनिमल पॉपुलेशन, उस एनिमल पॉपुलेशन के अंदर नंबर ऑफ इंडिविजुअल और उसका स्ट्रक्चर से हमें मुराद होगी कि वहाँ पर जो डिफरेंट टाइप के लोग रहते हैं, क्योंकि एक पॉपुलेशन के अंदर एक कैरेक्टरिस्टिक ये होती है कि वहाँ पर डिवीज़न ऑफ लेबर पाई जाती है और डिफरेंट मेंबर्स ऑफ द पॉपुलेशन परफॉर्म डिफरेंट जॉब्स। तो अब वहाँ पर मुख्तलिफ जॉब्स को परफॉर्म करने वाले इंडिविजुअल्स, उनका प्रपोर्शन किस तरह से इट कॉन्स्टिट्यूट द स्ट्रक्चर ऑफ द पॉपुलेशन। तो ये नंबर और स्ट्रक्चर ऑफ पॉपुलेशन किस तरह से वेरी कर रहा है ओवर टाइम, यानी हर गुज़रते दिन के साथ पॉपुलेशन के अंदर यूँ चेंजेस आ रही होती हैं। जो पॉपुलेशन
के एक्सपर्ट होते हैं, डेमोग्राफी के एक्सपर्ट लोग होते हैं, वो इन चेंजेस के ऊपर नज़र रखते हैं और वो साथ साथ इन फैक्टर्स को भी आइडेंटिफाई कर रहे होते हैं कि वो कौन से फैक्टर्स हैं जो इन वेरिएशंस का सबब बन रहे हैं। तो इन तमाम चीज़ों को कवर किया जाता है इन पॉपुलेशन डायनेमिक्स। पॉपुलेशन डायनेमिक्स में जो साइज़ ऑफ पॉपुलेशन को रेगुलेट करने वाले फैक्टर्स हैं, फैक्टर्स दैट रेगुलेट द साइज़ ऑफ द पॉपुलेशन, वो कौन कौन से हो सकते हैं? फैक्टर्स दैट रेगुलेट द साइज ऑफ द पॉपुलेशन, साइज ऑफ पॉपुलेशन, किसी पॉपुलेशन के साइज को रेगुलेट करना, या यूं समझने के जो ये पॉपुलेशन डायनेमिक्स के लिए रिस्पॉन्सिबल फैक्टर्स हैं जो कि किसी पॉपुलेशन में नंबर और स्ट्रक्चर ऑफ इंडिविजुअल्स के ऊपर असरअंदाज हो रहे होते हैं, उन फैक्टर्स की हम बात करें। फैक्टर्स दैट रेगुलेट द साइज ऑफ पॉपुलेशन, उनको 3 कैटेगरीज में यहाँ पे क्लासिफाई किया हुआ है। उसमें एक टाइप कहलाएगी इनफ्लो फैक्टर्स, उनको इनफ्लो का नाम दिया गया है, इनफ्लो। दूसरे फैक्टर्स को नाम दिया गया ओवरफ्लो, ओवरफ्लो, ओवरफ्लो फैक्टर्स। और तीसरे फैक्टर्स को नाम दिया गया आउटफ्लो फैक्टर्स, आउटफ्लो। अच्छा, इसमें देखो ये जो इनफ्लो फैक्टर्स हैं ये पॉपुलेशन के साइज को बढ़ाने वाले फैक्टर्स हैं। इनफ्लो फैक्टर्स को आप कैसे डिफाइन करेंगे? व्हाट आर इनफ्लो फैक्टर्स? द फैक्टर्स दैट इंक्रीज द साइज ऑफ द पॉपुलेशन, द फैक्टर्स दैट इंक्रीज the size of the population, size of population, उसको इंक्रीज करने वाले जो फैक्टर्स होंगे वो इनफ्लो फैक्टर्स कहलाएंगे। और जबकि ये जो ओवरफ्लो और आउटफ्लो फैक्टर्स हैं ये दोनों ही दरअसल पॉपुलेशन के साइज को डिक्रीज करते हैं। बोथ ऑफ देम द फैक्टर्स दैट डिक्रीज, ये दोनों डिक्रीज करेंगे लेकिन डिफरेंट वे में। डिक्रीज द साइज ऑफ पॉपुलेशन, किस तरह से ये डिक्रीज करेंगे इसको हम एक एग्जांपल की मदद से यहाँ पर समझने की कोशिश करते हैं। मिसाल के तौर पर आप देखिए, ये आपको जैसे एक वाटर रेजरवायर दिखाया गया, वाटर रेजरवायर। तो ये जो वाटर रेजरवायर है ये किस्म का एक पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये कोई पॉपुलेशन है किसी स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स की। फॉर एग्जांपल डियर पॉपुलेशन है किसी एरिया में, या किसी एरिया में कोई और दूसरी पॉपुलेशन हो सकती है। तो ये वाटर रिजर्वायर उस पॉपुलेशन को इंडिकेट कर रहा है। इस वाटर रिजर्वायर के अंदर हम यहाँ पर शो कर रहे हैं कि नीचे एक टनल बनी हुई है जिसमें से वाटर निकल कर ये आगे रिवर की तरफ जा रहे हैं, और दूसरी तरफ ये आपको यहाँ पर एक वो स्पिल दिखाया हुआ, वाटर स्पिल, कि जब ये रिजर्वायर भर जाएगा तो एक्स्ट्रा वाटर को अगर रिमूव करना होगा तो वो इस स्पिल वे के ज़रिए उसको रिमूव कर दीजिएगा और वो भी बहता हुआ आगे रिवर में चला जाएगा पानी। और बीच में आप देख रहे हैं यहाँ पर हमने ये बंद बांध कर यहाँ पर ये इस तरह का डैम सा बनाया हुआ है, वाटर को रिजर्वायर किया हुआ है। तो इस जगह पर ये चूँकि वाटर का रिजर्वायर एक पॉपुलेशन को इंडिकेट कर रहा है, तो यहाँ पर ये तीनों टर्म्स को अंडरस्टैंड करना बड़ा आसान है। इनफ्लो मैंने आपको बताया कि ये वो फैक्टर्स होंगे जो पॉपुलेशन का साइज़ इंक्रीज़ करते हैं। मतलब जैसे बर्थ्स, अगर इस पॉपुलेशन के अंदर बर्थ हो रही हैं, आप सपोज कर लें कि ये पॉपुलेशन है ना, ये वाटर का रिजर्वायर एक पॉपुलेशन है, तो अगर यहाँ पर न्यू इंडिविजुअल्स बॉर्न हो रहे हैं तो डेफिनेटली ये जो लेवल है वाटर का, यानी ये जो पॉपुलेशन का साइज़ होगा वो इंक्रीज़ होगा या डिक्रीज़ होगा? व्हाट डू यू थिंक सर? इंक्रीज़ होगा। सही है। तो बर्थ एक ऐसा फैक्टर है दैट इंक्रीज द नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स इन द पॉपुलेशन। तो लेवल डी सबसे नीचे वाला लेवल दिखाया हमने, अगरचे हमने यहाँ पर ये वाटर को शो किया हुआ है, लेकिन मैं बार बार कह रहा हूँ कि हम इस वक्त वाटर रिजर्वायर को एक पॉपुलेशन के तौर पर कंसिडर कर रहे हैं। आप इसको मान लें कि ये जो वाटर रिजर्वायर है, दिस वाटर रिजर्वायर रिप्रेजेंट्स
इट रिप्रेजेंट्स अ पॉपुलेशन, ये एक पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इसलिए फिर ये जो डिफरेंट लेवल्स आप देख रहे हैं, इसके लेवल डी है, लेवल सी, लेवल बी और ये लेवल ए। तो जैसे जैसे साइज़ बढ़ रहा है तो ये ऊपर वाले लेवल्स आ रहे हैं, अचीव हो रहे हैं। बर्थ एक ऐसा फैक्टर होगा जो कि इनफ्लो में कैटेगराइज किया जाता है, क्योंकि इसकी वजह से ये वाटर का लेवल बढ़ रहा है, यानी पॉपुलेशन का साइज इंक्रीज हो रहा है। सिमिलरली अनदर फैक्टर, बर्थ की तरह एक और फैक्टर है इमिग्रेशन। इमिग्रेशन का मतलब होता है इनवर्ड मूवमेंट, इनवर्ड मूवमेंट ऑफ इंडिविजुअल्स। इनवर्ड मूवमेंट से मतलब है कि अगर बाहर से कोई दूसरी पॉपुलेशन से इंडिविजुअल इस पॉपुलेशन में आ रहे हैं ना, तो ये इमिग्रेशन हो रही है। माइग्रेशन की असल में दो डिफरेंट फॉर्म्स होती हैं। इमिग्रेशन इज द काइंड ऑफ माइग्रेशन, दो काइंड्स होती हैं, एक आई से इमिग्रेशन और दूसरा होता है एमिग्रेशन, ई से। तो ये जो इमिग्रेशन, ये इनवर्ड मूवमेंट को कहते हैं। दूसरी पॉपुलेशन से इंडिविजुअल अगर हमारी पॉपुलेशन में आएंगे तो हमारी पॉपुलेशन का साइज बढ़ेगा या कम होगा? ऑब्वियसली बढ़ेगा। सो दिस इज अनदर इनफ्लो फैक्टर। अच्छा, तो ये वो फैक्टर्स है जो साइज को इंक्रीज कर रहे थे। लेकिन अगर ये दोनों फैक्टर्स बहुत ज़्यादा शदीद हो जाएं, इनका प्रेशर बहुत बढ़ जाए, प्रेशर बढ़ने से मतलब है कि बर्थ्स बहुत ज़्यादा बेतहाशा हो रही हों और इमिग्रेशन बहुत ज़्यादा हो रही हो, दूसरे ममालिक से लोग बहुत ज़्यादा यहाँ पर आ रहे हों, या तो दोनों इवेंट हो रहे हों या कम से कम एक हो रहा हो। आप बता सकते हैं कि पाकिस्तान में क्या हो रहा है? बर्थ्स ज़्यादा हो रही है या इमिग्रेशन ज़्यादा हो रही है, जिसकी वजह से हमारी पॉपुलेशन डे बाय डे इंक्रीज हो रही है? तो हर थोड़े अरसे के बाद हम सुनते हैं नई फिगर। आजकल पाकिस्तान की पॉपुलेशन कितनी है? सिर्फ 22 करोड़। 22 करोड़। तो 22 करोड़ ये जो अब अगले साल और 23-24 करोड़ हो जाएगी, तो वो बर्थ्स की वजह से हो रही है या इमिग्रेशन की वजह से? मेनली बर्थ्स की वजह से। बर्थ्स की वजह से। हमारे पास इतने रिसोर्सेज नहीं है कि लोग बाहर से माइग्रेट करके इधर आए हमारे पास, ठीक है? बाहर से क्या करने? तो इंशाल्लाह आने वाले वक्तों में ऐसा भी होगा। बहरहाल फ़िलहाल यहाँ पर बर्थ्स की वजह से ऐसा हो रहा है और ये लेवल ऊपर जाया जा रहा है। और ये लेवल जब ये डी से सी और सी से बी और ये ए पर पहुँचेगा तो क्या होगा? ऐसी सूरत में ये ओवरफ्लो शुरू हो जाएगा। ओवरफ्लो क्या है? लोअर रिक्रूटमेंट, यानी पॉपुलेशन का साइज इस कदर बढ़ गया कि उसके लिए जॉब्स अवेलेबल नहीं रही, उसके लिए जॉब्स अवेलेबल नहीं। लोअर रिक्रूटमेंट का मतलब है कि लोग बेरोज़गार हो गए क्योंकि रिसोर्सेज कम है और आवाम ज़्यादा हो गई है। और जितने लोग ग्रेजुएट हो के निकल रहे हैं या फिर मुख्तलिफ स्किल्स लेकर निकल रहे हैं, उनको काम नहीं मिल रहा करने को, तो इसको हम कहते हैं लोअर रिक्रूटमेंट। उनकी यूटिलाइजेशन नहीं हो रही उन अफराद की, तो ये लोअर रिक्रूटमेंट शुरू हो जाएगी। इसे कहते हैं ओवरफ्लो। जब यहाँ काम नहीं मिलेगा तो ऐसी सूरत में यहाँ से फिर यहाँ पर फिर मॉर्टिलिटी का रेट भी हायर हो जाएगा, क्योंकि गुर्बत बढ़ेगी ना। इसकी वजह से, लोअर रिक्रूटमेंट की वजह से ये पुअर कंडीशंस डेवलप होंगी, पुअर लाइफ कंडीशंस, और उसकी वजह से फिर लाइफ स्टैंडर्ड लो हो जाएगा, तो मॉर्टिलिटी का रेट भी बढ़ जाएगा। तो लोअर रिक्रूटमेंट, हायर मॉर्टिलिटी, पुअर कंडीशंस, और साथ साथ इमिग्रेशन भी इंक्रीज़ हो जाएगी, क्योंकि लोगों को जब यहाँ पर जॉब्स अवेलेबल नहीं होंगी तो डेफिनेटली लोग फिर दूसरी पॉपुलेशन की तरफ माइग्रेट करेंगे। तो ये इमिग्रेशन, दैट इज़ आउटवर्ड मूवमेंट, ये शुरू हो जाएगी। आउटवर्ड मूवमेंट ये शुरू हो जाएगी और उससे लोग दूसरी पॉपुलेशन में जाएंगे। और साथ साथ चूँकि यहाँ पर अफराद इतने ज़्यादा हैं कि रहने की जगह नहीं है, तो जो भी ऑलरेडी हैबिटेट्स अवेलेबल होंगी उनकी डिग्रेडेशन होगी उन हैबिटेट्स की। यानी जब अफराद ज़्यादा हो जाएंगे तो जंगल भी वो तबाह करेंगे, जंगलों को ख़त्म करेंगे, वो जो एग्रीकल्चरल लैंड्स थी उनको भी ख़त्म करेंगे, पॉन्ड्स, लेक्स वगैरह उनको भी ख़त्म करेंगे। तो इस तरह हैबिटेट्स की डिस्ट्रक्शन होगी, उसकी डिग्रेडेशन होगी। सो ये सारे जो फैक्टर्स होंगे ये उस पॉपुलेशन की साइज़ को रिड्यूस कर रहे होंगे। रिड्यूस इस सेंस में कर रहे होंगे कि जो एक्स्ट्रा अफराद थे ना उस पॉपुलेशन के, वो इन फैक्टर्स की वजह से वो ख़त्म होते जाएंगे। सिर्फ
जितना ये पॉपुलेशन अफोर्ड कर सकती है नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स को, उतना लेवल मेंटेन रहेगा। बाकी जो एक्स्ट्रा लेवल था ना वो बाहर स्पिल कर जाएगा, जैसे ये पानी ओवरफ्लो होकर बाहर गिर रहा है ना, तो इसी तरह से ड्यू टू दीज फैक्टर्स जितने एक्स्ट्रा इंडिविजुअल्स हैं वो सब पॉपुलेशन से निकलेंगे और पॉपुलेशन का साइज दोबारा रिड्यूस होगा। लेकिन साथ साथ यहाँ पर कुछ दीगर फैक्टर्स भी कार फरमा होते हैं जिनकी वजह से पॉपुलेशन का साइज डिक्रीज हो रहा होता है। वो फैक्टर्स कहलाते हैं आउटफ्लो। देखो, ओवरफ्लो तो तब होता है कि जब पॉपुलेशन का साइज ये ए लेवल तक राइज कर चुका हो, यानी इनफ्लो इतना ज़्यादा हो चुका हो बर्थ और इमिग्रेशन की वजह से कि लेवल डी से सी और सी से बी और ए लेवल तक वो पहुंच चुका हो, फिर ओवरफ्लो करने लग गया है, उस वक्त ये वाले फैक्टर्स हैं। लेकिन जो आउटफ्लो वाले फैक्टर्स हैं ना, वो बेशक लेवल लो भी है तो उस वक्त भी वो फैक्टर्स वर्क कर रहे होते हैं। मिसाल के तौर पर जैसे कलिंग, कलिंग का मतलब होता है टू पिक एंड डिस्ट्रॉय द इंडिविजुअल, टू पिक एंड डिस्ट्रॉय, पकड़ो और मार दो। जैसे नहीं कराची में बोरीबंद लाशें मिल रही होती हैं, डिस्ट्रॉय, ठीक है। तो टू पिक एंड डिस्ट्रॉय द इंडिविजुअल्स, दिस इज नोन एज कलिंग। तो ये कलिंग हो रही होती है। कलिंग का मतलब है हंटिंग भी इसको आप कह सकते हो। जैसे हम कोई हमें नज़र आया दूसरा और पकड़ के हमने उसको शिकार कर लिया, तो ये कलिंग, ये चीज़ है। तो बाज़ वैसे तो ये आमतौर पर जो हंटिंग हम करते हैं वो दूसरी स्पीशी के मेंबर्स को कर रहे होते हैं ना, लेकिन बाज़ का सेम मेंबर्स के दरमियान में भी ये इवेंट हो जाता है, जैसे अपने फ़ायदे या नुकसान के लिए एक दूसरे को मार देते हैं। ये कलिंग हो रही है। तो कलिंग वाला जो फैक्टर है, क्या ये उस वक्त होगा जब ये पॉपुलेशन हमारी इस तरह से ओवरफ्लो करने लग जाएगी, यानी बहुत ज़्यादा अफराद होंगे तब कलिंग ज़्यादा होगी? ये कलिंग वैसे भी किसी वक्त भी हो सकती है। तो कलिंग बेटे किसी वक्त भी हो सकती है, किसी भी वक्त हो सकती है, ठीक है। ये ज़रूरी नहीं है कि ये ऊपर तक जब पॉपुलेशन का साइज़ मैक्सिमम हो जाए तो तब ये हो। ये वाले जो फैक्टर्स हैं ना, ये तो उस वक्त होते हैं जब पॉपुलेशन का साइज़ मैक्सिमम हो जाए। लेकिन ये इवन पॉपुलेशन का साइज़ मिनिमम भी हो ना, तो तब भी ये कलिंग हो रही होती है। प्रेडेशन, प्रेडेशन भी जैसे प्रेडेट करना, दूसरे को शिकार करना। नेचुरल डेथ्स, ज़ाहिर है जो अफराद पॉपुलेशन मौजूद हैं उनकी डेथ्स भी होंगी, एक्सीडेंट्स भी होंगे, और कुछ अफराद वैसे भी माइग्रेट कर रहे होते हैं किसी न किसी वजह से। वो ज़रूरी नहीं है कि रोज़गार की तलाश में जाएं, ये भी मुमकिन है कि किसी पैसे वाले शख्स के पास इतना पैसा है कि उसको खर्च करने को मौका नहीं मिल रहा, तो वो कहता है चलो जाके बाहर खर्च करता हूँ मैं, तो वो भी इमिग्रेट कर रहा है, तो ये भी मुमकिन है। तो अब ये वाले जो फैक्टर्स है ये भी पॉपुलेशन साइज़ को रिड्यूस कर रहे थे। लेकिन फ़र्क क्या है दोनों में, ओवरफ्लो फैक्टर्स में और आउटफ्लो फैक्टर्स में, कि ओवरफ्लो फैक्टर्स ये उस वक्त पॉपुलेशन साइज़ को डिक्रीज़ करते हैं व्हेन पॉपुलेशन साइज़ हैज़ बीन रीच टू इट्स मैक्सिमम, और जबकि आउटफ्लो फैक्टर्स they decrease the population size when the population size is less than its maximum। अपने मैक्सिमम साइज से वो जब कम है पॉपुलेशन साइज, तो उस वक्त जो फैक्टर्स उसको रिड्यूस करेंगे वो आउटफ्लो फैक्टर्स होंगे, और जो मैक्सिमम साइज पर पहुँच कर उसको डिक्रीज़ कर रहे हैं वो ओवरफ्लो फैक्टर हैं। और जबकि इनफ्लो फैक्टर्स ऑलवेज इंक्रीज द साइज ऑफ द पॉपुलेशन। तो पॉपुलेशन डायनेमिक्स के अंदर इन तमाम फैक्टर्स को इन्वेस्टिगेट किया जा रहा होता है और इनको कंट्रोल करने की कोशिश की जा रही होती है कि अगर इनफ्लो ज़्यादा है तो हम इनफ्लो को कंट्रोल कर रहे होते हैं, आउटफ्लो ज़्यादा है तो आउटफ्लो को कंट्रोल कर रहे होते हैं। और ज़ाहिर है कि ओवरफ्लो तो ये उस वक्त ही होना है जब ये पॉपुलेशन का साइज़ बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, तो तब ये फिर ओवरफ्लो करेगा। तो अगर किसी पॉपुलेशन में इनफ्लो ज़्यादा और आउटफ्लो कम है तो पॉपुलेशन का साइज़ फिर बढ़ेगा, लेकिन अगर आउटफ्लो ज़्यादा और इनफ्लो कम है तो पॉपुलेशन का साइज़ रिड्यूस होगा, ठीक है। ये दोनों एक दूसरे के साथ इस तरह रिलेट करें। बट ओवरफ्लो इट ऑलवेज अकर्स व्हेन इनफ्लो हैज़ बीन रीच टू इट्स मैक्सिमम। सही भाई, ये सारे फैक्टर्स आपको समझ में आ गए। तो ये चीज़ें कहलाती हैं पॉपुलेशन डायनेमिक्स। अच्छा, पॉपुलेशन डायनामिक्स के बाद इसी डेमोग्राफी के हवाले से हम बात करेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पॉपुलेशन। पॉपुलेशन में कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स भी पाई जाती हैं।
कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पॉपुलेशन। पॉपुलेशन की कैरेक्टरिस्टिक्स में देखो, पॉपुलेशन जो कि एक ही स्पीशी के मेंबर्स होते हैं ना, तो ये कुछ इस तरह की फंडामेंटल प्रॉपर्टीज़ पॉपुलेशन में पाई जाएंगी। दैट बिलोंग्स टू all individuals belong to same species, all individuals belong to same species। ये एक पैरामीटर, एक फीचर है पॉपुलेशन का। अच्छा, इसके अलावा देखो, ये चूंकि एक ही स्पीशी के मेंबर्स हैं तो डेफिनेटली दे रिलाई अपॉन सेम रिसोर्सेज, rely upon same resources के ऊपर ये रिलाई करते होंगे। अच्छा, इसके साथ साथ ये एक ही जैसे इन्वायरमेंटल फैक्टर्स से इन्फ्लुएंस भी होते होंगे, बिकॉज दे बिलोंग टू द सेम स्पीशी। सो influenced by same environmental factors। ऑलमोस्ट सेम होगा, इसमें ज़ाहिर है जो वेरिएशन थोड़ी बहुत पाई जाती है वो तो होगी ही, लेकिन जनरली अगर हम बात करें तो दे आर इन्फ्लुएंस्ड बाय द सेम इन्वायरमेंटल फैक्टर्स। और इसके साथ साथ इनमें इंटरेक्टिंग विद एंड ब्रीडिंग टू वन अनदर, ये प्रॉपर्टी भी पाई जाती है। इंट्रैक्शन एंड इंटरब्रीडिंग, ठीक है, इंट्रैक्शन और इंटरब्रीडिंग इनके अंदर पाई जाएगी। ये सारी बुनियादी फीचर्स, बुनियादी कैरेक्टरिस्टिक्स आपको पॉपुलेशन के अंदर नज़र आती हैं, और इन्हीं की वजह से पॉपुलेशन कुछ डेफिनेट कैरेक्टर्स शो करने लगती है। बिकॉज ऑफ दीज प्रॉपर्टीज़ पॉपुलेशन के अंदर जो डेफिनेट कैरेक्टरिस्टिक्स डेवलप होती हैं वो क्या हैं? मसलन ग्रोथ, ग्रोथ का मतलब ये होगा इंक्रीज इन द साइज ऑफ द पॉपुलेशन, ठीक है, इंक्रीज इन द नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स ऑफ अ पॉपुलेशन, दिस इज कॉल्ड ग्रोथ। पॉपुलेशन का साइज इंक्रीज हो रहा होता है विद द पैसेज ऑफ टाइम। जैसे अभी हमने जिक्र किया कौन से फैक्टर्स हैं जो साइज ऑफ पॉपुलेशन को इंक्रीज करने का सबब बनते हैं, जो ग्रोथ के लिए इनफ्लो फैक्टर्स, उन्हें क्या कहते हैं? इनफ्लो। इंक्रीज in number of individuals of a population over a period of time, population over a period of time। मिसाल के तौर पर जैसे हमने यहाँ पर देखा कि 2000 से लेकर 2010, तो इन 10 सालों के अंदर जो पॉपुलेशन साइज़ था वो हमारा इस तरह से इंक्रीज़ हुआ कि 2000 के अंदर सपोज़ करते हैं कि पॉपुलेशन थी, सपोज़ किया 2000 में, अब मुझे नहीं मालूम है पाकिस्तान की पॉपुलेशन कितनी थी, लेकिन चलो फ़र्ज़ कर लेते हैं हम कि 2000 के अंदर पॉपुलेशन थी पाकिस्तान की सपोज़ 10 करोड़, ठीक है, ये इसको हम 100 मिलियन कह लेते हैं, 100 मिलियन। और 2010 के अंदर जो पॉपुलेशन थी वो हो गई थी 150 मिलियन। और इसी तरह से 2020 के अंदर ये पॉपुलेशन हो गई है 200 मिलियन।
तो आप देख रहे हैं ना कि ये इस तरह से साइज़ ऑफ पॉपुलेशन इंक्रीज़ हो रहा है, 100 से 150 मिलियन, 150 से 200 मिलियन। तो यहाँ पर आपको क्या नज़र आ रहा है कि हर 10 साल में 2000 से लेकर 2020 तक हर 10 साल के अरसे में तकरीबन 50 मिलियन 50 मिलियन इंडिविजुअल्स इंक्रीज़ हो रहे हैं, 50 मिलियन इंडिविजुअल्स पर 10 ईयर्स। तो ये अगर ये 10 ईयर्स में 50 मिलियन इंडिविजुअल्स इंक्रीज़ हुए हैं, देखो 100 मिलियन से 150 मिलियन हुए और 150 से 200 हो गए इस 10 साल के अरसे में, 50 मिलियन, और फिर अगले 10 सालों में 50 मिलियन इंक्रीज़ हुए हैं। तो आप पर ईयर भी हिसाब लगा सकते हैं कि अब देखो अगर ये 50 मिलियन पर 10 ईयर है तो पर ईयर कितना इंक्रीज आया होगा, गैस कीजिए, 5 मिलियन पर ईयर। समझ रहे बात को? अगर 50 मिलियन पर 10 ईयर है तो 10 से डिवाइड कर दें तो 5 मिलियन पर ईयर इंक्रीज आया है। सो दिस इज पॉपुलेशन ग्रोथ, इंक्रीज इन द नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स ऑफ अ पॉपुलेशन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। इसमें टाइम ज़रूर मेंशन किया जाएगा, भाई इतने अरसे में इतने इंडिविजुअल्स का इजाफा हुआ, इतने अरसे में इतने इंडिविजुअल्स का इजाफा हो रहा है। तो यहाँ पर ये पॉपुलेशन ग्रोथ से ये मुराद होती है। जब पॉपुलेशन ग्रोथ के दौरान जब ये इंडिविजुअल्स इंक्रीज़ हो रहे होंगे तो ऐसी सूरत में देखो जब भी इंडिविजुअल्स का नंबर तेज़ी से इंक्रीज़ हो रहा होता है ना, rapid increase in the population size, this is called as population explosion. What is this? Population explosion. Rapid increase in the population size is called population explosion. Rapid increase इन साइज ऑफ पॉपुलेशन, पॉपुलेशन के साइज के अंदर जो रैपिड इंक्रीज आ रहा होता है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, दिस इज नोन एज पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। तो पॉपुलेशन एक्सप्लोजन कब होता है? पॉपुलेशन एक्सप्लोजन उस वक्त होता है जब इनफ फूड अवेलेबल हो, उनके लिए रिसोर्सेज ज़्यादा मौजूद हों और प्रेडेशन और डिजीज़ कम हो। ये क्यों होगा? इट इज़ ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ इनफ फूड। ठीक है, इसमें फैक्टर्स कौन कौन से इन्वॉल्व हैं? प्रेजेंस ऑफ इनफ फूड, भाई फूड ज़्यादा अवेलेबल है तभी तो ये पॉपुलेशन ज़्यादा बढ़ रही है, इनफ फूड। तो ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ इनफ फूड, अच्छा, ड्यू टू absence of predation, due to absence of predation, predation जो कि अभी आपने देखा था ना कि पॉपुलेशन के साइज को डिक्रीज करने वाला फैक्टर है, एंड ड्यू टू absence of disease, absence of disease कि डिजीज़ भी बहुत कम है। तो ये वो फैक्टर्स हो सकते हैं कि भाई फूड ज़्यादा अवेलेबल हो, प्रेडेशन मौजूद ना हो और डिजीज़ भी ना हो। ना होने से मतलब ये नहीं है कि बिल्कुल ना हो, डेफिनेटली होगी लेकिन बहुत कम होगी। तो ऐसी सूरत में पॉपुलेशन एक्सप्लोजन होता है। तो जब ये पॉपुलेशन एक्सप्लोजन हो रहा होगा तो इसके दो फेजेस होंगे, फेजेस ऑफ पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। वो कौन से फेजेस होंगे? फेजेस ऑफ पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। तो इस पॉपुलेशन एक्सप्लोजन के फेजेस में एक फेज कहलाएगा लैग फेज, वन ऑफ इट्स फेज इज कॉल्ड लैग फेज। लैग फेज यानी ये शुरू का फेज होता है व्हेन द कंडीशंस आर सुटेबल बट इंडिविजुअल्स बिकमिंग एडॉप्टिव विद देयर न्यू इन्वायरमेंट, ये लैग फेज कहलाता है। ठीक है, एट फर्स्ट maybe the individuals settle into their new environment. Individuals settle into their new environment, settle or adopt into their new environment.
adopt into their new environment. और दूसरा जो फेज होगा दैट इज कॉल्ड लॉग फेज, जिसमें एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड के बाद पॉपुलेशन साइज पहले से डबल हो जाता है. लॉग फेज, द साइज ऑफ द पॉपुलेशन बिकम डबल आफ्टर अ स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम. लॉग फेज. ड्यूरिंग दिस फेज size of population become double. Size of population become double. अब ये डिफरेंट पॉपुलेशन में डिफरेंट टाइम पीरियड के बाद पॉपुलेशन साइज डबल हो रहा होता है, यानी इनका लॉग फेज का जो टाइम है वो वेरी करता है मुख्तलिफ पॉपुलेशंस के अंदर. साइज ऑफ पॉपुलेशन बिकम डबल after a specific period. After a specific period. हो सकता है कि वो 5 साल के अरसे में पॉपुलेशन का साइज़ डबल हो रहा हो सकता है कि 10 सालों के अरसे में पॉपुलेशन का साइज़ डबल हो रहा हो. तो इस तरह से हर कुछ अरसे के बाद पॉपुलेशन साइज़ पहले से डबल होता है. इस चीज़ को कहते हैं लॉग फेज़. तो पॉपुलेशन एक्सप्लोजन के दौरान इस तरह से ये 2 फेजेस इन्वॉल्व हो रहे होंगे. ठीक है, तो ये ग्रोथ से रिलेटेड एस्पेक्ट्स थे जो पॉपुलेशन के करैक्टरिस्टिक थे. इसी तरह से एक और करैक्टरिस्टिक है पॉपुलेशन डेंसिटी. पॉपुलेशन डेंसिटी इज अनदर फैक्टर, इज अनदर करैक्टरिस्टिक. पॉपुलेशन डेंसिटी. पॉपुलेशन डेंसिटी का मतलब ये होगा कि द नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स पर यूनिट एरिया और वॉल्यूम. Number of individuals per unit area और per unit volume. पर यूनिट एरिया और पर यूनिट वॉल्यूम. मिसाल के तौर पर जैसे किसी एक पर्टिकुलर एरिया के अंदर कोई ख़ास किस्म के प्लांट्स मौजूद हैं. For example, wheat plants in a square hectare या square kilometer. Wheat plants in a square hectare. एक स्क्वायर हेक्टर नहीं, बस हेक्टर इटसेल्फ एक मुकम्मल क्वांटिटी होती है. हेक्टर का मतलब होता है 10,000 स्क्वायर मीटर. हेक्टर मीन्स 10,000 स्क्वायर मीटर. तो 10,000 स्क्वायर मीटर को एक हेक्टर कहा जाता है. एक हेक्टर के अंदर वीट प्लांट्स कितने मौजूद हैं, नंबर ऑफ वीट प्लांट्स. तो ये असल में पॉपुलेशन डेंसिटी कहलाएगी, नंबर ऑफ वीट प्लांट्स. सिमिलरली द नंबर ऑफ ई कोलाई, अगर हम बैक्टीरिया के हवाले से बात करें तो नंबर ऑफ ई कोलाई बैक्टीरिया की किस्म है. तो नंबर ऑफ ई कोलाई पर ml क्यूबिक ml, ठीक है, पर ml कह लें या पर क्यूबिक सेंटीमीटर और पर क्यूबिक सेंटीमीटर और पर ml नंबर ऑफ ई कोलाई. तो ये पॉपुलेशन डेंसिटी कहलाएगी. सिमिलरली पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन, अनदर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन. पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन से मतलब है कि डिस्पर्शन ऑफ इंडिविजुअल्स इन अ पॉपुलेशन. डिस्पर्शन, और डिस्पर्शन का मतलब क्या है कि कितना फैलाव है इंडिविजुअल्स का. डिस्पर्शन या किस तरह से वो स्प्रेडेड हैं. डिस्पर्शन और स्प्रेड, आप इसको स्प्रेड भी कह सकते हैं. डिस्पर्शन और स्प्रेड ऑफ इंडिविजुअल्स ऑफ अ पॉपुलेशन.
मिसाल के तौर पर इसकी 3 डिफरेंट फॉर्म्स हो सकती हैं, 3 टाइप्स की ये डिस्ट्रीब्यूशन हो सकती है। वो 3 टाइप्स कौन सी हैं? उनमें से एक को कहा जाता है क्लम्प्ड। वन टाइप इज क्लम्प्ड, ये भी एक डिस्ट्रीब्यूशन की काइंड है। द सेकेंड टाइप इज नोन एज यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म, दिस इज ऑल्सो काइंड ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। और रैंडम, दिस इज अनदर टाइप, रैंडम। अच्छा, क्लम्प्ड डिस्ट्रीब्यूशन कैसी डिस्ट्रीब्यूशन होगी? देखो, क्लम्प्ड डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब है कि इंडिविजुअल्स एग्रीगेटेड इन पैचेस। देखो, जैसे काफ़ी इंडिविजुअल्स एक जगह पर इस तरह से बहुत ज़्यादा इकट्ठे मौजूद हैं, फिर कुछ इंडिविजुअल्स दूसरी जगह पर यूँ बहुत सारे इकट्ठे मौजूद हैं, बीच में काफ़ी गैप है, फिर ये यहाँ पर, इसको कहते हैं क्लम्प्ड डिस्ट्रीब्यूशन। क्लम्प्ड, ये एक जगह पर इकट्ठे फिर दूसरी जगह पर इकट्ठे, तो ये क्लम्प्ड डिस्ट्रीब्यूशन कहलाती है। यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन कैसी होगी? अगर कोई पॉपुलेशन इस तरह से बिल्कुल इक्वल फासले पर इस तरह से डिस्ट्रीब्यूशन शो कर रहे हों, दिस इज नोन एज यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन। और जबकि रैंडम डिस्ट्रीब्यूशन क्या होती है? रैंडम डिस्ट्रीब्यूशन कोई स्पेसिफिक पैटर्न नहीं है, ना तो बिल्कुल यूँ एग्रीगेटेड है, ना यूनिफॉर्म है, बल्कि यूँ रैंडमली कोई किसी जगह कोई किसी जगह पर, तो ये रैंडम। मिसाल के तौर पर आपसे अगर हम पूछें भाई ह्यूमन की पॉपुलेशन, आप जैसे अगर पाकिस्तान में ह्यूमन पॉपुलेशन को ऑब्जर्व करें तो उसकी डिस्ट्रीब्यूशन आपको कैसी लगती है? क्लम्प्ड लगती है, यूनिफॉर्म लगती है, या रैंडम लगती है? पूरे पाकिस्तान की टेरिटरी को आप मद्देनजर रखते हुए ह्यूमन पॉपुलेशन घर में देखा जाए तो क्लम्प्ड है जी। कैसे? अगर घरेलू देखी जाए तो क्लम्प्ड है, वरना सर रैंडम है। रैंडम कैसे? क्लम्प्ड ही होगी ना। जैसे शहर आबाद हैं कि एक शहर है, दूसरा शहर है, तीसरा शहर है, तमाम शहरों की आबादी एक जैसी नहीं है और ये शहर भी मुख्तलिफ जगहों पर मौजूद हैं, तो इस तरह से ये क्लम्प्ड हैं कि एक जगह पर एग्रीगेटेड, फिर दूसरी जगह पर एग्रीगेटेड, तीसरी जगह पर एग्रीगेटेड, बीच में बहुत कम इंडिविजुअल्स मौजूद होंगे, तो ये मोस्टली क्लम्प्ड होते हैं। तो ज़्यादातर आपको पॉपुलेशन क्लम्प्ड मिलती है। ये जो यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन है ना, ये किसी भी नेचुरल पॉपुलेशन में नहीं मिलेगी। यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन अमूमन ये मैन मेड होती है। मिसाल के तौर पर जैसे आप एक वीट का फील्ड ऑब्जर्व करते हैं ना, वीट फील्ड जहाँ पर गंदम के पौधे उगाए जा रहे हैं खुद से, तो वहाँ पर हम गंदम के पौधों को उगाने के लिए वो ऐसे धारियाँ सी बना देते हैं उसमें ज़मीन के अंदर, और उसमें फिर मुनासिब फासले पर गंदम के पौधों को हम लगाते हैं वहाँ पर, तो आप देखें वो बिल्कुल यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन नज़र आती है। तो यूँ अमूमन ये यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन मैन मेड होती है। अच्छा, एक और कैरेक्टरिस्टिक है कैरिंग कैपेसिटी। कैरिंग कैपेसिटी, नंबर 4, कैरिंग कैपेसिटी। कैरिंग कैपेसिटी को डिफाइन यूँ किया जा सकता है कि मैक्सिमम पॉपुलेशन साइज, द मैक्सिमम पॉपुलेशन साइज that a particular environment can support. तो maximum population size that a particular environment can support, this is called carrying capacity. जैसे अभी मैंने आपको यहाँ पे डायग्राम दिखाई थी ना, ये हमने जैसे इस वाटर रिजर्वायर को एक पॉपुलेशन कंसिडर किया था, तो यहाँ पर कैरिंग कैपेसिटी क्या है? कैरिंग कैपेसिटी कौन सा लेवल होगा? ये डी या सी या बी या ए? तो विच वन इज इट? हाँ, ए सर। ए तो बेटे ये तो आउटफ्लो ओवरफ्लो हो गया ना यहाँ से, फिर बी होगा। बी जो लेवल था ना, ये वो कैरिंग कैपेसिटी थी कि भाई इतनी पॉपुलेशन इस इन्वायरमेंट के साथ सपोर्टेड है। इससे ज़्यादा अगर होगी तो फिर वो
इन्वायरमेंट उसको सपोर्ट नहीं कर सकेगा और डेफिनेटली फिर ओवरफ्लो होगा। यानी जब कोई पॉपुलेशन अपनी कैरिंग कैपेसिटी को क्रॉस करती है ना, तो ओवरफ्लो तब करती है वो, ये बात जहन में बिठा लो। ओवरफ्लो कब होता है? व्हेन अ पॉपुलेशन क्रॉस इट्स कैरिंग कैपेसिटी। जब तक पॉपुलेशन अपनी कैरिंग कैपेसिटी के अंदर है तो उस वक्त तक ओवरफ्लो नहीं होगा। तो पाकिस्तानी पॉपुलेशन इस वक्त आप बता सकते हैं कि वो कैरिंग कैपेसिटी के अंदर है या ओवरफ्लो कर रही है? सर ओवरफ्लो ही कर रही है। ओवरफ्लो कर रही है। हमारे पास रिसोर्सेज नहीं है हमारे इस इन्वायरमेंट के अंदर, या वो जो रिसोर्सेज हैं तो वो पोटेंशियल रिसोर्सेज हैं, वो एक्टिव स्टेट में नहीं है, काइनेटिक स्टेट में नहीं है। मिसाल के तौर पर हमारे पास देखो, हो सकता है कि अंडरग्राउंड कई जगहों पर ऑयल एंड गैस मौजूद हो, बट हमने वो एक्सप्लोर नहीं किया हुआ। ठीक है, इसी तरह से हमारे पास बारिश होती है, पानी बहुत ज़्यादा इकट्ठा हो जाता है, हमारे पास डैम नहीं है और हम उसको ज़ाया कर देते हैं, सारे पानी को समंदर में बहा देते हैं। जब ज़्यादा हो जाता है फ्लड्स आ जाते हैं और तबाही मचाते हुए सारा पानी हम ज़ाया कर देते हैं। तो इस तरह से हमारे पास, और इसी तरह से बहुत सारी मादनियात हैं जो कि डंप ने अंडर द अर्थ क्रस्ट और हम उनको निकाल नहीं पाए अभी तक। तो इस तरह से हमारी हालत है इस वक्त कि हमारे पास रिसोर्सेज बहुत हैं बट वो अनएक्सप्लोर्ड हैं, और अनएक्सप्लोर्ड होने की वजह से हमारी जो पॉपुलेशन है वो इस वक्त जो हमारा इन्वायरमेंट है वो सपोर्ट नहीं कर रहा उसको। इसी वजह से तो बेरोज़गारी है, मॉर्टेलिटी हाई है, ओवर पुअर कंडीशंस हैं यहाँ पर। तो ये सारा कुछ ये उसी वजह से हो रहा है ना, ओवरफ्लो इसी वजह से हो रहा है हमारा। जी, तो आप कुछ पूछना चाह रहे थे सजाद? सर मैं आपसे पूछने लगा था यही कि सर अगर कैरिंग कैपेसिटी बढ़ जाए तो फिर ओवरफ्लो हो जाता है, अगर इससे ज़्यादा, तो आपने वो अगले जुमले में ही बता दिया। जी बिल्कुल ठीक है भाई। तो कैरिंग कैपेसिटी भी समझ में आ गया। एक आखिरी प्रॉपर्टी है मिनिमल वाइबल पॉपुलेशन। मिनिमल वाइबल पॉपुलेशन। तो मिनिमल वाइबल पॉपुलेशन क्या चीज़ होती है? मिनिमल वाइबल पॉपुलेशन ये असल में वो मिनिमम नंबर होता है इंडिविजुअल्स का जो कि एक्सटिंक्ट ना हो सके। किसी भी पॉपुलेशन का जो मिनिमम नंबर है विच कैन नॉट बी एक्सटिंक्टेड, which has no danger of extinction. The minimum number of individuals which has no danger या risk of extinction, ठीक है, जिसमें रिस्क ऑफ एक्सटिंक्शन या डेंजर ना हो, वो कम से कम नंबर के, उस नंबर की बुनियाद पर हम कह सकते हैं कि अभी ये पॉपुलेशन के एक्सटिंक्ट होने का चांस कोई नहीं है, तो वो मिनिमल वाइबल पॉपुलेशन साइज़ कहलाएगा। तो उससे भी जब ये नीचे चला जाए तो फिर उसके ऊपर ये डेंजर या रिस्क ऑफ एक्सटिंक्शन ज़ाहिर हो जाता है, यानी वो फिर एंडेंजर्ड स्पीशी डिक्लेयर हो जाती है। वो पॉपुलेशन एक एंडेंजर्ड स्पीशी में उसको कंसिडर किया जाने लग जाता है। ठीक है भाई, तो ये थी डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द पॉपुलेशन। तो कुछ फिर पॉपुलेशन को कंट्रोल करने के हवाले से जो मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स हैं उनका रोल, ये कल के लेक्चर में थोड़ा सा हम पॉइंट आउट करेंगे, और साथ ही फिर हम आगे ह्यूमन इम्पैक्ट को भी एक्सप्लोर करेंगे कि हमारे इस इन्वायरमेंट के अंदर ह्यूमन इम्पैक्ट क्या डेवलप हो रहा है। ओके जी, अल्लाह हाफिज़। Dear viewers, thank you for watching this video. If you have not subscribed this channel, kindly subscribe it and also press the bell icon below so that you could be notified about any new video lecture from Biology Guardian. And also do not hesitate to ask any question regarding this lecture. My contacts are shown on the screen. Thank you once again.